बहू अपने घर और पैसों की हेकड़ी दिखाते हुए शांति जी से बोली, मम्मी जी, यह घर मैंने पूरा 2 करोड़ का खरीदा है। अच्छे से देख लो, पूरे घर में मेरी पसंद का फर्नीचर लगवाया गया है। और यह फर्श देख रही हो, इसका पत्थर मैंने स्पेशल एमपी से मंगवाया है, तब जाकर लगाया है। इस घर का फर्श ऐसा है कि अपना मुंह देख लो। अपने नए नए घर का दिखावा करते हुए शांति जी की बहू पूजा उनको पूरे घर में घुमा रही थी। पीछे पीछे शांति जी अपने बेटे बहू के नए नए घर को देखकर बहुत खुश हो रही थी कि आज मेरा बेटा इतना बड़ा आदमी बन गया है। इतनी तरक्की कर ली है उसने कि इतना बड़ा और सुंदर घर खरीद लिया। घर में कुछ कमरों में अभी भी काम चल रहा था। अचानक से शांति जी को दिखाई नहीं दिया और पास में रखा हुआ एक पेंट का डिब्बा फर्श पर फैल गया। फर्श पर फैले हुए पेंट को देखकर पूजा तो गुस्से से आग बबूला हो गई। ये क्या किया माँ जी? तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? आँख से अंधी हो गई हो? इतना बड़ा पेंट का डिब्बा रखा था और तुमने फर्श पर फैला दिया। इतना साफ सुथरा फर्श था इस कमरे का, जरा देखकर चलिए। इतनी मुश्किल से तो हम अपना नया घर खरीद पाए हैं और आपने उसको गंदा कर दिया। अरे आप तो ऐसा घर जिंदगी में ना खरीद पाएंगे। एड़ियाँ घिस जाएंगी मेरे जैसे घर के एक कमरे को खरीदने के लिए। अरे आपकी और पापा जी की औकात नहीं है ऐसे घर को खरीदने की। लेकिन आपको तो मेरे घर की कद्र ही नहीं है। आते ही मेरे घर को गंदा कर दिया। शांति जी कमरे के एक कोने में डरी सहमी सी खड़ी थी। बहू ने थोड़ा सा पेंट फेलने पर उनको इतना कुछ सुना दिया था कि अब तो उनके कदम घर में और कुछ देखने के लिए बढ़ ही नहीं रहे थे। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि अगर बहू के घर में और कहीं घूमेंगी तो कुछ और गड़बड़ हो गया तो बहू तो पता नहीं क्या करेगी। अब वहाँ चुपचाप से एक कोने में क्या खड़ी हो? जाओ बाहर बालकनी से पोंछा उठा कर लाओ और सारा पेंट साफ करो। तुमने फैलाया है तो तुम्हें ही साफ करना पड़ेगा। बहू की इतनी तेज आवाज़ सुनकर शांति जी के पति प्रमोद जी पीछे पीछे से आ गए। अपनी पत्नी को पोंछा जमीन पर रगड़ते हुए देखते हैं तो कहते हैं, क्या हुआ शांति, तुम क्यों सफाई कर रही हो? कुछ नहीं, मुझसे पेंट फैल गया था जिस वजह से बहू का घर गंदा हो गया है। वह मुझसे गुस्सा कर रही है। बहू ने मुझे ही साफ करने के लिए कहा है। गलती मेरी है। कैसी बातें कर रही हो शांति? कोई जानबूझकर गलती थोड़ी की है तुमने। अरे तुमसे अनजाने से फैल गया। घर में इतने सारे नौकर काम कर रहे हैं। बहू किसी से भी बोलकर इसको साफ करवा सकती थी। तुम क्यों उसको साफ कर रही हो? प्रमोद जी की बात सुनकर पूजा बोली, पापा जी, जिसने फैलाया है उसी को साफ करना पड़ेगा। इतने बड़े घर में रहने की उनकी आदत नहीं है और रहेगी भी कैसे? ऐसे घर को खरीदने की औकात भी नहीं है उनकी। और पापा जी, मेरे घर के नौकर भी माँ जी से ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनते हैं, माँ जी से ज़्यादा ढंग से बन संवर कर रहते हैं। इतना कहकर पूजा अपने कमरे में चली गई और जाकर अपने पति साहिल से शिकायत करने लगी कि देखा, तुमने अपनी माँ को इस घर की पहली दिवाली पर बुला तो लिया है, लेकिन उन्होंने आते ही हमारे स्टोर रूम के कमरे में पेंट को फैला दिया है। हमारा सारा घर गंदा कर दिया है। क्या? माँ ने पेंट फैला दिया? अपने काम को छोड़कर बेटा स्टोर रूम की तरफ भागते हुए आता है और वह भी अपनी माँ पर चिल्लाने लगता है। माँ, आंखों पर इतना बड़ा बड़ा चश्मा लगा है, दिखाई नहीं देता क्या? देखकर नहीं चल सकती थी आप? आते ही नुकसान कर दिया। यह आपका गांव वाला घर नहीं है। पैसा खर्च किया है मैंने इसमें। पूरे 2 करोड़ का घर है जो मैंने खरीदा है। अरे तुम झोपड़ी में रहने वाले लोग बंगले में रहने लायक नहीं हो। अपने बेटे की बातें सुनकर शांति जी की आंखों में आंसू आ गए। माँ, एक तो गलती करती हो, ऊपर से रोकर भी दिखाती हो। अब ये रोना धोना बंद करो और इसे अच्छे से साफ करो। फर्श पर एक भी दाग नहीं दिखना चाहिए। जब तक यह साफ ना हो जाए तब तक आप इसको रगड़ती रहो। इतना कहकर बेटा अपने कमरे में चला गया। बेटे बहू का ऐसा व्यवहार देखकर शांति जी हैरान थी कि उन्होंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था कि बेटे बहू ने उन्हें इतना बेइज्जत कर दिया, इतना कुछ सुना दिया। प्रमोद जी को भी अपने बहू बेटों की बात खाकर निकल जाती है। दरअसल शांति जी व प्रमोद जी अपने बहू बेटे के घर में दिवाली का त्यौहार मनाने के लिए आए थे।
बेटे का ही 10 दिन पहले फ़ोन आया था। पिताजी, मैंने नया घर खरीदा है और इस घर में मेरी पहली दिवाली है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी हमारे साथ ही यहाँ आकर दिवाली मनाएं। प्रमोद जी ने बहुत मना किया, लेकिन बेटे ने जिद करके उन दोनों को बुला लिया। बेटे के साथ साथ बहू पूजा का भी बहुत मन था कि वह सास ससुर को अपने इस घर में बुलाए, क्योंकि वह सास ससुर को इस घर में बुलाकर उनका अपमान करना चाहती थी, उन्हें अपना रुतबा दिखाना चाहती थी, उन्हें यह बताना चाहती थी कि गांव में तुम जिस तरह के घर में रहते हो वह एकदम से घटिया होते हैं, और देखो मैं यहाँ कितने बढ़िया घर खरीदा है, सारी सुख सुविधाएं हैं इस घर में, कांच की तरह चमक रहा है, सुंदर सुंदर महंगे महंगे फर्नीचर खरीदे हैं। बहू सिर्फ दिखावा करने के लिए अपने सास ससुर को अपने घर में बुलाना चाहती थी, और उसने ऐसा किया भी। आज सुबह सुबह ही प्रमोद जी शांति जी अपने बेटे के घर आए थे। प्रमोद जी का बेटा बहू दोनों ही एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं। बहू तो पढ़ी लिखी होने के साथ साथ बहुत ही नकचड़ी और घमंडी भी है। वह अपने से बड़ों का अपमान करने में जरा भी नहीं सोचती है। उसे अपनी जॉब का और पैसों का बहुत घमंड है। सुबह सुबह जब प्रमोद जी शांति जी घर आए थे तो बहू बेटे कमरे से निकल कर आए और फॉर्मेलिटी के लिए घुटनों से उनके पैर छुए। उसके बाद किचन में अपने नौकर को आवाज़ देते हुए बोले, घर में कुछ मेहमान आए हैं, उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। अपने बेटे के मुंह से अपने लिए मेहमान शब्द सुनकर प्रमोद जी व शांति जी को बहुत अटपटा लगा। उन्होंने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन शांति जी मन ही मन सोच रही थी, क्या हम अपने बहू बेटे के घर में मेहमान हैं? क्या बहू बेटे का घर हमारा घर नहीं होता है? खैर अभी आए हैं, किसी से कुछ कहना उन्हें ठीक नहीं लगा। चाय नाश्ता होने के बाद बहू ने अपना घर दिखाने लगी। बहू अपने घर की हर एक चीज़ को बारीकी से दिखा रही थी, हर एक चीज़ के पैसे भी शांति जी को बता रही थी। मैंने हर चीज़ बहुत ही कॉस्टली खरीदी है इस घर के लिए। घर में घूमते वक्त ही शांति जी के हाथ से पेंट फैल गया। सारा पेंट साफ करने के बाद प्रमोद जी और शांति जी हॉल में आकर सोफे पर बैठने ही वाले थे कि बहू आकर बोली, आपके हाथ गंदे हैं और शायद कपड़ों पर भी पेंट लग गया है, तो सोफे पर मत बैठिए, पहले जाकर अपने कपड़े बदल लीजिए, तब सोफे पर बैठिए, नहीं तो हमारा सोफ़ा गंदा हो जाएगा। इतना महंगा सोफ़ा खरीदा है मैंने, पूरे 1 लाख का आया है। अपनी बहू की बात सुनकर प्रमोद जी उसका मुंह देखते ही रह गए। शांति जी बोली, ठीक है, तुम सही कह रही हो बहू, मैं कपड़े बदल लेती हूँ। उसी समय साहिल बोला, और माँ तुम क्या ये साड़ी वाड़ी पहन कर आई हो? क्या तुम्हारे पास कुछ ढंग के कपड़े नहीं थे? तुम्हें पता है हमारी काम वाली भी साड़ी नहीं पहनती है। तुम बिल्कुल गांव की गवार बनकर आई हो। इतना भी नहीं हुआ कि अपनी बहू के पास जा रही हो तो कुछ ढंग का पहन लेती। अरे गांव में कुछ भी पहनती रहो, पर जब मेरे पास आओ तो सूट पहना करो। बेटा मैंने तो शादी के बाद कभी सूट पहने ही नहीं हैं। जब से ससुराल आई हूँ तब से ही साड़ी पहन रही हूँ, और अब तो साड़ी पहनने की ही आदत है। मेरे पास तो सूट है भी नहीं। तभी साहिल बोला, अच्छा तुम्हारे पास सूट नहीं है, कोई बात नहीं। फिर साहिल अपनी पत्नी से बोला, पूजा तुम जो नौकरानी को दिवाली की पूजा के बाद सूट देने वाली थी, उनमें से 2 सूट माँ को दे दो, अपने लिए सिलवा लेंगी, और जब तक हमारे पास रहेंगी तब तक सूट ही पहनेंगी, हम उन्हें साड़ी नहीं पहनने देंगे। माँ साड़ी पहनेगी तो हमें तो किसी को बताने में भी शर्म आएगी कि यह हमारी माँ है। बिल्कुल नौकरानी की तरह लगती हैं साड़ी में। अपने बेटे बहू की यह सब बातें सुनकर अब तो प्रमोद जी के बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। प्रमोद जी गुस्सा होते हुए अपने बेटे से बोले, बेटा तुम्हारी माँ ने हमेशा साड़ी पहनी है और वह साड़ी ही पहनेगी। और दूसरी बात, अगर तुम्हें साड़ी पहनने से समस्या थी तो तुम हमें पहले ही बता देते। हम लोग तुम्हारे यहाँ कदम भी नहीं रखते। तुम लोगों ने कई बार फ़ोन करके हमें कहा, तब जाकर हम तुम्हारे घर पर आए हैं। क्या हमारा अपमान करने के लिए तुमने हमें यहाँ बुलाया है? अपने पिता की बात सुनकर बेटा थोड़ा सा सकपका जाता है और कहता है, ठीक है, माँ को जो पहनना है पहनने दो, और वह अपने कमरे में चला जाता है। लेकिन बहू को जितना अपने सास ससुर का अपमान करना था और अपने पति से करवाना था, उतना तो उसने करवा ही लिया था।
पता नहीं क्यों पूजा शुरू से ही अपने सास ससुर से बहुत चिढ़ती थी और हमेशा से ही उसे अपनी पढ़ाई लिखाई और नौकरी का बहुत घमंड था। शांति जी कहती है, बहू मेरा कमरा कौन सा है, मुझे कौन से कमरे में अपना सामान रखना है। मेरे बैग तो अभी हॉल में ही रखे हुए हैं। हाँ माँ जी, जिस रूम में आपने पेंट फैलाया था ना, वह स्टोर रूम है। आप अपना सामान उसी में रख लीजिए। क्या बेटा, हम स्टोर रूम में रहेंगे? तुम्हारा इतना बड़ा घर है और हमें स्टोर रूम में रहने के लिए बोल रहे हो? वह क्या है पापा जी, अभी घर नया नया बना है, चारों तरफ सामान फैला हुआ है, कोई भी कमरा ठीक से खाली ही नहीं है और 2 कमरे खाली हैं तो अभी मेरे मायके से भी सभी लोग आने वाले हैं, बहुत से गेस्ट आएंगे, उनके लिए खाली रखा है। आप लोग तो हमारे घर के हैं तो आप लोगों को तो कहीं भी रख लेंगे। शांति जी अपने पति का हाथ पकड़कर एक हाथ से बैग उठाती है और कहती है, चलो हम चलते हैं। अच्छा तो है वह कमरा, क्या बुराई है उसमें, पूरा पक्का है, नीचे इतना अच्छा फर्श है। कमरे में पहुंचकर प्रमोद जी शांति जी से कहते हैं, हमें लगता है हमने यहाँ आकर गलती कर दी है, हमें नहीं आना चाहिए था। बहू तो बहू, बेटा भी हमारी बेइज्जती करने से पीछे नहीं हट रहा है। अरे जिसकी वजह से बेटा इतना आगे बढ़ा है, हमने उसको इतना पढ़ा लिखा कर पाल पोस कर बड़ा किया है, उसको यह सब दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है जैसे जन्म लेते ही उसने सब कुछ हासिल कर लिया, उसे पालने में हमने कुछ किया ही ना हो, हमारी कोई मेहनत ही ना लगी हो। किस तरह मैं और टाइम करके एक एक पैसा इसकी पढ़ाई के लिए जोड़ा, पूरे दिन स्कूल में पढ़ाता था और फिर घर आकर भी बच्चों को ट्यूशन देता था। मेरा बेटा यह सब भूल गया। आज इसके पास पैसा आ गया है तो पैसों की चकाचौंध में इतना खो गया कि अपने माँ बाप का ही अपमान करने से पीछे नहीं हट रहा है। अपने पति के गुस्से को देखकर शांति जी बोली, अब आप शांत रहिए, हम लोग 4 दिन के लिए आए हैं, उसके बाद वापस घर चले जाएंगे। क्यों इतना परेशान हो रहे हो? नहीं शांति, मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि बहू बेटा अपने पैसों का हमें कितना दिखावा कर रहे हैं। क्या हमारे पास पैसे नहीं हैं? वह तो हमें ऐसे दिखा रहे हैं जैसे हम तो भिखमंगे हो, हमारे पास कुछ हो ही ना। अरे हम भी अपने गांव के जमींदार हैं, हमारे पास भी सब कुछ है और मैं इंटरमीडिएट स्कूल में अध्यापक रहा हूँ, मुझे आज भी पेंशन मिलती है। मानता हूँ पहले हमारे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए, हर अच्छा बुरा समय हमने बिताया है, लेकिन अब हम अपने गांव में आराम से रहते हैं। हमारे रहन सहन में वहाँ कोई कमी नहीं है, हमारे भी बढ़िया ठाठ है। लेकिन बहू को तो ऐसा लगता है कि उसने घर खरीद लिया है तो उससे बड़ा कोई है ही नहीं इस दुनिया में, और हमें ही अपने पैसों का दिखावा कर रही है। मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है शांति। जल्दी से दिवाली का त्यौहार निकले और उसके बाद वापस हम गांव चलेंगे। ठीक है, हम जल्दी ही गांव चलेंगे, ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगे। बड़ी मुश्किल से शांति जी प्रमोद जी अपने बहू बेटे के घर में 4 दिन गुजारते हैं। एक एक पल उन्हें पहाड़ के जैसे बीत रहा है। लेकिन चलो, दोनों पति पत्नी एक साथ है तो आपस में सुख दुख बांट कर रह लेते हैं। दिवाली की पूजा वाले दिन पूजा अपनी सास शांति जी के पास आकर बोली, माँ जी आज मेरी खाना बनाने वाली ने छुट्टी ले ली है, मेरे पास ऑफिस का कुछ काम आ गया है तो आप रसोई का काम संभाल लीजिए। रसोई में बहू भोग के लिए 2 से 3 सब्जियां बता देती है, पूरी खीर और 2 मिठाइयाँ बनानी है। आप यह सब कुछ कर लेना, मैं आकर आपकी सहायता कर दूंगी। बहू मैं इतना सारा अकेला कैसे कर पाऊंगी? शांति जी बोलते ही रह गई। बहू शांति जी की बात को अधूरा सुनकर ही फरमान सुनाकर चली गई। अब दिवाली का त्यौहार है, खाने के बिना काम भी नहीं चलेगा। शांति जी रसोई में गई, कुछ सामान भी नहीं पता था, बड़ी मुश्किल से ढूंढकर कुछ बना पाती है। बहू ने कहा था कि सहायता कराएगी, लेकिन बहू का तो कोई अता पता ही नहीं है। शांति जी ने फ्रिज से निकाल कर 2 सब्जियां बना दी, आटा लगा लिया, खीर बना ली, बहुत कुछ काम कर लिया, लेकिन बहू एक बार भी रसोई में झांकने के लिए नहीं आई। उसे तो ऐसा लग रहा था कि उसकी सास नहीं, रसोई में उसकी काम वाली काम कर रही हो। जैसे तैसे खाना बनाने के बाद दिवाली की पूजा होती है। दिवाली की पूजा होने के बाद दूसरे दिन सुबह ही प्रमोद जी अपने बेटे से घर जाने की बात कहते हैं कि बेटा तुम हमारा टिकट निकाल कर दे दो,
देख लो ट्रेन कितने बजे की है, उसी हिसाब से हम लोग स्टेशन के लिए निकल जाएंगे, कहीं देर ना हो जाए। बेटा टिकट को निकालकर अपने पिताजी के हाथ में रख देता है और कहता है, आपकी ट्रेन दोपहर 2 बजे की है। शांति जी अपने बेटे बहू से पूछती है कि बेटा अब तुम कब घर आओगे? बहुत दिनों से घर नहीं आए हो। माँ मेरे पास अभी तो समय नहीं है घर आने का, अगर कभी टाइम मिला तो बताऊंगा। लेकिन माँ का दिल तो माँ का ही होता है। बेटे के मना करने के बाद भी बहू के पास जाकर पूछने लगी कि बेटा तुम बहुत दिनों से घर नहीं आए हो, जब तुम दोनों की छुट्टियाँ हो तो घर जरूर आना। पूजा रोब दिखाते हुए बोली, मेरे मायके में मेरे भाई की शादी विधायक की बेटी से तय हुई है। उसकी शादी है 6 महीने बाद। उसी की शादी में मैं जाऊंगी अगर समय मिला तो। बहू ने घर आने में भी अपनी बातों से मायके का दिखावा कर दिया। आखिरकार प्रमोद जी और शांति जी स्टेशन पर आकर अपनी ट्रेन में बैठ गए और पूरे रास्ते चुप रहे, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था वे अपने बहू बेटे के बारे में क्या बात करें। जितनी खुशी के साथ में आए थे उतनी ही उदासी के साथ वापस भी चले गए। धीरे धीरे करके समय व्यतीत हो गया। 6 महीने बाद बेटे का फ़ोन आया कि पिताजी मेरे ससुराल में शादी है, मैं और पूजा दोनों ही आ रहे हैं। 1 दिन का समय एक्स्ट्रा है तो मैं सोच रहा हूँ हम आपके पास भी हो जाएं, लेकिन हम लोग उधर ज़्यादा समय तक नहीं रुकेंगे, क्योंकि गांव में हम लोगों का बिल्कुल मन नहीं लगता है। ना तो वहाँ कुछ सुख सुविधा होती है और ना ही कोई अरेंजमेंट होता है, इसलिए सिर्फ हम 1 दिन के लिए आ रहे हैं। शांति देवी अपने बेटे बहू के आने की बात सुनकर खुश हो गई कि चलो इतने सालों बाद बहू बेटा घर आ रहे हैं। बेटा बहू शादी अटेंड करने के बाद अपने घर आते हैं, लेकिन घर के बाहर खड़े होकर वे अपने पिताजी को फ़ोन करके पूछते हैं, पिताजी हमारा घर कहाँ है? मुझे तो अपनी गली में अपना घर दिख ही नहीं रहा। अपना जो 2 कच्चे और 2 पक्के कमरों का घर बना हुआ था वह कहीं नहीं नजर आ रहा। उसकी जगह तो एक बहुत बड़ा बंगला बना है और उसमें बहुत बड़ा गेट लगा है। प्रमोद जी बोले, बेटा तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। बहू बेटा बंगले को ऊपर से नीचे तक देख रहे थे और जब उनकी नज़र गेट के चमचमाती हुई उस नेम प्लेट पर पड़ी तो दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस गेट के ऊपर शांति देवी और प्रमोद कुमार के नाम की नेम प्लेट थी। वह नज़दीक जाकर उस नेम प्लेट को देखते हैं कि नाम तो उसके माता पिता का ही है। तभी दरवाजे के अंदर से प्रमोद जी निकलते हैं और कहते हैं, आ जाओ बेटा, यह अपना ही घर है। ये घर मैंने अभी पिछले 6 महीने में ही बनवाया है। पिताजी के शानदार घर को देखकर बहू बेटे हक्के बक्के से खड़े रह गए। इतना सुंदर और इतनी नक्काशी वाला घर बनाया गया था। चारों तरफ मार्बल ही मार्बल चमचमा रहा था। घर में बाहर इतने सुंदर सुंदर पेड़ लगे थे कि किसी का भी मन मोह जाए। घर को देखकर पूजा की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके कदम तो अंदर की तरफ बढ़ ही नहीं रहे थे। प्रमोद जी बोले, आराम से आइए बेटा, अपना ही घर है, हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। पूजा अंदर आई तो देखा अंदर से घर ड्यूप्लेक्स का बना हुआ है। हॉल से ही सीढ़ियाँ ऊपर के लिए गई है। चारों तरफ से ग्रिल लगी है। बड़े बड़े झूमर लगे हुए हैं। शोकेस में बाहर से मंगवाए हुए एंटीक पीस सजे हुए थे। प्रमोद जी के घर का हर एक सामान पूजा के घर से कई गुना महंगा था। किचन से बहुत ही बढ़िया देसी घी के हलवे के बनने की खुशबू आ रही थी। रसोई में शांति जी हलवा बना रही थी। अपने बहू बेटे के आने की खुशी में ढेरों सारा खाना उन्होंने बनाया था। रसोई से निकलकर शांति जी आती है और अपनी बहू से कहती है, अरे बहू बेटा तुम आ गए, बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर। बहू बेटे के मुंह से तो एक शब्द भी नहीं फूट रहा था कि वह क्या बोले। हॉल में इतना शानदार सोफ़ा डला हुआ था जिसके सामने उसका सोफ़ा फीका पड़ रहा था। फर्नीचर भी प्रमोद जी ने ऐसा चुन चुन कर खरीदा था, दूर दूर से मंगवाया था। चमक तो ऐसी थी कि बस लोग देखते ही रह जाए। पूजा रसोई में जाकर देखती है, रसोई में तो आज के ज़माने के हिसाब से सब कुछ लगवाया हुआ है। आरओ से लेकर चिमनी तक घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। शांति जी अपनी बहू का हाथ पकड़कर सोफे पर बैठा देती है। बैठो बहू, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ बनाकर रखा है,
चाय नाश्ता होने के बाद शांति जी अपनी बहू का हाथ पकड़कर बोली, चलो बेटा तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाते हैं। तुम्हारा कमरा भी बहुत सुंदर बनवाया है। पूजा आश्चर्य से कहती है, माँ जी मेरा कमरा? प्रमोद जी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ बेटा, हमारे घर में बहू बेटों के लिए कमरा बनवाते हैं, स्टोर रूम नहीं देते हैं। स्टोर रूम की बात सुनकर बहू बेटे दोनों ही शर्मिंदा हो गए। आखिरकार बेटे से रहा नहीं गया और अपने पिताजी से पूछ ही बैठा, पिताजी आपने इतना सुंदर घर कब बनवाया और कैसे बनवाया? इतने सारे पैसे आपके पास कहाँ से आए? प्रमोद जी मुस्कुराते हुए बोले, क्यों बेटा, तुम्हें क्या लगता था कि घर सिर्फ तुम ही बनवा सकते हो? हम नहीं बनवा सकते? तुम शायद भूल गए हो, हम अपने गांव के जमींदार हैं। हमारे पास 100 बीघा ज़मीन है, मेरी पेंशन भी आती है, तो मेरे पास तो पैसों की कोई कमी है नहीं। हम जो चाहते वह कर लेते। वह तो सिर्फ हमने इसलिए गांव में कुछ ज़्यादा नहीं किया कि हम दोनों को ही रहना था, तो क्यों ज़्यादा गांव में पैसों को इन्वेस्ट करना। लेकिन जब से तुम्हारे घर से आए हैं तब से हमें ऐसा लग रहा है कि हमें अपने पैसे अपने ऊपर भी खर्च करने चाहिए, वरना लोगों को ऐसा लगता है कि हम भिखमंगे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। अरे हमारे पास 100 बीघा ज़मीन थी, उसी में से मैंने 15 बीघा ज़मीन बेचकर यह आलीशान बंगला बनवा लिया, सारा फर्नीचर खरीद लिया। जो चीज़ शहरों में नहीं होती है वह मैंने अपने घर में करवाई है। तभी दरवाजे पर किसी के आने की आहट सुनाई देती है। प्रमोद जी बोले, शांति दरवाज़ा खोल कर आओ, वो साफ़ सफाई करने वाला आया होगा। पापा गांव में साफ़ सफाई करने वाले मिलने लगे? हाँ बेटा, स्कूल के माली का बेटा है, उसकी माली हालत इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने उसको अपने घर में बागवानी का और साफ़ सफाई का काम दे दिया है और इसके बदले में हम उसे पैसे देते हैं, साथ ही उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी उठाते हैं। अपनी नौकरी और पैसों पर अपना घमंड करने वाली पूजा आज सर को झुकाए चुपचाप बैठी थी। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। सोफे पर बैठे हुए प्रमोद जी अपने बेटे बहू के लटके हुए चेहरे को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और खुद की पीठ पर शाबाशी देते हुए कह रहे थे कि आज तुमने बहू बेटे को वह अनदेखा चाटा मारा है जिसको वह पूरी जिंदगी याद रखेंगे। आज उनके बहू बेटों की हालत ऐसी है कि वह अपना मुंह छुपाते फिर रहे थे। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। बहू को तो रह रहकर वह बातें याद आ रही थी जब उसने अपने सास ससुर को स्टोर रूम रहने के लिए दिया था। अपने घर में बुलाकर कितनी बेइज्जती की थी, यहाँ तक कि अपनी सासू माँ को नौकरानी तक बोल दिया था। वह अपनी सासू माँ के पैरों में पड़कर रोने लगी और माफ़ी मांगने लगी, माँ जी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बहुत नादान हूँ जो हर चीज़ को पैसे से आंकती आई हूँ, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दो। पिताजी आप भी मुझे माफ़ कर दो। प्रमोद जी हंसते हुए बोले, बेटा कभी भी अपने पैसों का घमंड नहीं करना चाहिए और किसी के पहनावे से उसकी हैसियत का पता नहीं चलता, तो उसके पहनावे से उसे कम या ज़्यादा समझना समझदारी की बात नहीं होती। बहू बेटे को अपनी गलती का एहसास हो गया। खाना खाने के बाद दोनों अपने कमरे में चले गए। सास ससुर के बने हुए सुंदर से कमरे में सोने के लिए चले गए। बहू बेटे के जाने के बाद शांति जी बोली, आज बहू बेटे घर में आए हैं तो घर घर सा लग रहा है। प्रमोद जी भाग्यवान लगता है, बहू बेटों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। उन्होंने अपने घर बुलाकर जो अपमान किया था, आज हमने उनको अपने घर बुलाकर सम्मान के साथ ऐसा चाटा मारा है जिसको वह ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। मुझे अपने पैसों की हेकड़ी दिखा रहे थे, उन्हें क्या लगता था हमारे पास पैसे नहीं हैं। अपने घर में बुलाकर हमारा जो अपमान किया था, आज हमने उसका सम्मान करके उन्हें घुटनों पर ला दिया है। तो दोस्तों, क्या प्रमोद जी ने सही किया? एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।